हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम फंडामेंटल्स या बेसिक जानने वाले, दैट इज काइनेमैटिक्स। ठीक है, लेकिन काइनेमैटिक्स क्या है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। तो हम वन बाय लाइन देखेंगे कि ये जो मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है फिजिक्स का, वो कैसे डिवाइड होता है। ठीक है ना, व्हेन वी से मैकेनिक्स, सो मैकेनिक्स इसके वर्ड में ही है मैकेन, मशीन, या फिर वी कैन से दैट मैकेनिज्म्स। ये वर्ड हमने सुने हुए। सो वो साइंस जो मैकेनिज्म्स चलाने के लिए जरूरी होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी, लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने इसको कभी स्टडी किया ही नहीं है। सर किया है, किया है। आपने इसका स्टडी 8th स्टैंडर्ड से किया हुआ है। फिजिक्स की शुरुआत ही इससे होती है। हमने मास की स्टडी की है, यस। हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², है ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये सब कुछ ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। दैट इज ऑल रिगार्डिंग मैकेनिक्स। वो सब कुछ जो है वो मैकेनिक्स में ही आता है। अब हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई करेंगे। हमने क्लासिफाइड वे में इसको स्टडी प्रॉपरली अब तक नहीं किया है, हम इसे क्लासिफाई करेंगे। सो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस ऑन द बॉडी एंड इट्स इफेक्ट्स। तो जनरली किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स आ रहा है और उसके अगर इफेक्ट्स हमको स्टडी करने हैं, ठीक है, सो उसको क्या बोला जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मैकेनिक्स। अब अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, सो मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट इज, फर्स्ट इज इट इज स्टैटिक्स एंड द अदर वन इज डायनामिक्स। स्टैटिक वर्ड का मतलब ये होता है, स्टैटिक मतलब हम जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थितिक। स्थितिक मतलब रुका हुआ। सो इट इज अ स्टडी ऑफ बॉडीज एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रुकी हुई है और उसकी स्टडी अगर हमें करनी है, सो दैट विल कम अंडर स्टैटिक्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपके स्कूल में या फिर क्लासेस में अगर बेंचेस है, बेंचेस पे अगर 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं, अगर वो बैठे हुए हैं, सो फिलहाल एवरीथिंग इज एट रेस्ट। अगर हमें कैलकुलेट करना होगा कि बेंचेस के पहियों पे कितना फोर्स आ रहा है इन स्टूडेंट्स के वजह से, या फिर ये बेंचेस के पहिए जो है वो मजबूत बनाने के लिए हमने कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, शुड इट बी रॉट आयरन और इट शुड बी स्टील और इट शुड बी समथिंग एल्स, तो ये जो कैलकुलेटिव स्टडी आता है दैट कम्स अंडर स्टैटिक्स। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा, आप अगर सपोज फोन लगाते हो, आइडिया, एयरटेल, तो उसके जो टॉवर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉवर्स होते हैं। इन टॉवर्स में आपने देखा होगा जनरली कि जो सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है टॉवर्स का। सो अगर सपोज ये टॉवर्स है, सो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमेशा ऐसा एक जिगजैग स्ट्रक्चर दिया जाता है, करेक्ट। एंड दिस जिगजैग स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर वो पूरा का पूरा सिस्टम जो रहेगा दैट विल बी देयर, राइट। बट ये जिगजैग सिस्टम क्यों है? डिजाइन के लिए, अच्छा लग रहा है, मस्त ऐसे ऐसे करो, नहीं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रसेस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रसेस। दिस कम्स अंडर द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स। आपने अगर बड़े कारखाने देखे होंगे या फिर अगर कोई स्टेशंस वगैरह में अगर आपने छत को देखा होगा, तो जनरली अगर आप छत देखते हो तो वो ऐसे होता है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं रखा जाता, इसको एक सपोर्ट दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा कभी, सो इसको एक सपोर्ट दिया जाता है, लाइक दिस, है ना। आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर। इसकी वजह से वो पूरा सिस्टम जो होता है वो रुका हुआ रहता है, स्थितिक रहता है, स्टैटिक रहता है। बट इसके कैलकुलेशंस तो आते हैं ना, इसको कितने एंगल पे वो स्टील बार्स को लगाना है, फिर क्या, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रसेस, करेक्ट। सो ये सब कुछ जो है, अगर आप किसी कार में सीट पे बैठे हो, और अगर सीट पे बैठे हो आप, तो आपका वजन सीट में लेने के लिए सीट की कैसे, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर क्या, इसका जो स्टडी होता है कंपैरेटिवली, वो सब कुछ जो आता है दैट कम्स अंडर स्टैटिक्स। ठीक है, सो ये हो गया स्टैटिक्स का पार्ट। अब अगर हम बात करते हैं डायनामिक्स की, सो डायनामिक्स मीन्स, डायनामिक वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज इन मोशन। सो स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विल बी कॉल्ड एज डायनामिक्स। वेरी गुड। सो ट्रेन चलती है, कार चलती है, रॉकेट जाता है यहां से वहां पर, कोई चीज अगर बॉल है ऊपर से नीचे गिरता है, हम उसको कैच करते हैं। सो इन दैट केस ऑल दीज एग्जांपल्स कम्स अंडर डायनामिक्स। ठीक है, सो अगर हमें डायनामिक्स का स्टडी करना है, सो डायनामिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज काइनेमैटिक्स, जिसको हमें स्टडी करना है आज, एंड सेकेंड इज काइनेटिक्स। ये वर्ड आपने सुना होगा, काइनेमैटिक नहीं सुना है, हो सकता है काइनेटिक्स सुना हुआ है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। नाउ व्हाट इज काइनेमैटिक्स एंड व्हाट इज काइनेटिक्स? कभी कभी कुछ स्टडी ऐसी होती है मोशन की, जिसमें जो बॉडी चल रही है या फिर जो बॉडी भाग रही है, ठीक है, उसका मास कैलकुलेशन में मैटर करता ही नहीं है। सच स्टडीज कम्स अंडर काइनेमैटिक्स। सो काइनेमैटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट कुछ स्टडी में मास कितना है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। सो डिपेंडेंट ऑफ मास विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मैं एक ही एग्जांपल देता हूं आपको और दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पे चले गए, तो सपोज यहां पर ये बहुत ऊंची बिल्डिंग का टेरेस है, ठीक है।
सो आप टेरेस पे चले गए, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, ठीक है। सो आप टेरेस पे चले गए और टेरेस से आप और आपका दोस्त 2 बॉल्स को नीचे फेंकते हैं, ठीक है। आपके पास जो हाथ में स्टील बॉल है वो सपोज 5 किलो का है और आपके दोस्त के हाथ में सेम साइज सेम शेप का 3 किलो का बॉल है। आपके पास 5 किलो है, उसके पास 3 किलो है, ठीक है। अगर आपने इसको साइमल्टेनियसली छोड़ दिया, करेक्ट, सपोज ये जो नीचे जमीन है वो दलदल जैसी है, मतलब थोड़ा सा कीचड़ भरा है इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, तो आपका आंसर क्या है? यस, वेरी गुड। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये दोनों भी एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे, तो आप सही हो। काफी सारे लोग सोचते नहीं सर 5 किलो वाला जो है ना वो हेवी है, वो पहले पहुंचेगा। नहीं, ये एरिस्टोटल वाली गलती हमने नहीं करनी है, ठीक है। हमें पता है कि अगर फर्क आता भी है थोड़ा बहुत, वो फर्क बॉडी के मोशन की वजह से नहीं आता, वो ड्यू टू अपोजिट जो ड्रैग फोर्सेस आते हैं, हवा का जो वी कैन से अपोजिशन रेजिस्टिव फोर्स आता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत। कुछ लोग सोचते सर आप एक 5 किलो का बॉल लो और एक पंछी का फेदर लो, पक्षाचा पीस बनता हम लोग, पंछी का जो फेदर होता है, और छोड़ो तो पंछी का फेदर स्लोली जाएगा, ये 5 किलो वाला जल्दी पहुंचेगा। दैट इज ऑल ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स। अगर आप वैक्यूम में ये सब करते हो, सो इन दैट केस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम्पल में कि दोनों बॉल्स का जो साइज है वो सेम है, सिर्फ ये 5 किलो का है और वो 3 किलो का है, तो दोनों भी साथ में ही नीचे पहुंचेंगे। अब कौन 5 किलो का है कौन 3 किलो का है, इसका टाइम के साथ या फिर टाइम के कैलकुलेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो दिस कैलकुलेशन कम्स अंडर काइनेमैटिक्स, करेक्ट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यही 2 बॉल जमीन पे गए, मैंने बताया था ये जो जमीन है वो कीचड़ से भरा हुआ है, यानी थोड़ा बहुत कीचड़ है इसमें, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं है, गाढ़ा लेकिन है। तो ये दोनों भी बॉल जो वो जमीन में खड्डा करेंगे। ऑब्वियसली इतने ऊंची जगह से गिरे हैं तो खड्डा करेंगे। किस बॉल से बना हुआ खड्डा ज्यादा गहरा होगा? यस, क्या दोनों का सेम होगा? गलत। 5 किलो वाला जो है उसका खड्डा ज्यादा गहरा होगा, बिकॉज उसने जमीन पे लगाया हुआ जो फोर्स है या फिर मोमेंटम है वो ज्यादा है, करेक्ट। तो ये आपने सोच लिया होगा कि वो 5 किलो वाला ज्यादा है, करेक्ट। हम ना मैकेनिक्स सोच सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स। हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, बस उसके कैलकुलेशंस हमें सीखने हैं, फिर हमारे लिए मैकेनिक्स बहुत इजी हो जाता है। सो इसका मतलब है अगर सपोज कोई कार चल रही है या फिर कोई ट्रक चल रहा है, भले दोनों का मासेस अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों भी सेम स्पीड से शुरू हुई है, सेम एक्सेलरेशन दिया है, तो दोनों का भी स्पीड जो रहेगा वो बाद में सेम ही हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। यहाँ पर कार कम हेवी है, ट्रक ज्यादा हेवी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो सिमिलरली ये जो अभी एग्जांपल मैंने दिया दैट कम्स अंडर काइनेमैटिक्स, राइट। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों गाड़ियां अगर सेम स्पीड पे चल रही है, चलो काइनेमैटिक्स का तो काम हो गया, लेकिन अगर इन दोनों के सामने अगर 2 दीवारें आ गई और दोनों ने दीवार को ठोक दिया, तो कौन सी दीवार को ज्यादा डैमेज होगा? अगर ये सवाल है तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ट्रक जिसको ठोकेगा उसको दीवार को ज्यादा डैमेज आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त फोर्स कैलकुलेशन में आता है, और फोर्स के कैलकुलेशन में फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन मास। इफ इट डिपेंड्स अपॉन मास इट इज काइनेटिक्स, करेक्ट। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, इसके तो नाम में ही काइनेटिक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर, एम आ रहा है इसके फॉर्मूले में, मतलब ये कौन सा स्टडी है? काइनेटिक्स का स्टडी है, करेक्ट। सो इसका मतलब है काइनेमैटिक्स के जो इक्वेशंस होंगे उनमें मास नहीं आएगा। एग्जैक्टली आप लोगों ने स्टडी किया होगा काइनेमैटिक्स के 3 इक्वेशंस बेसिक, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड थर्ड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो तो इसमें कहीं पर भी आपको मास नहीं दिखेगा। विदाउट मास, कोई भी मास का मशीनरी हो या फिर कोई भी मास का व्हीकल हो, ये फॉर्मूला सभी के लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। तो मास का कोई लेना देना नहीं है, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर इंडिपेंडेंट ऑफ मास थिंग, दैट इज काइनेमैटिक्स, ठीक है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सपोज कोई सम आपके सामने आता है, अब तक हम लोग जिस ग्रेड में थे, जिस स्टैंडर्ड में स्टडीज कर रहे थे, उसमें काइनेमैटिक्स का सम्स देख के कुछ लोगों को डर लगता था। जैसे कि एकदम सबसे सिंपल, सबसे बेसिक सवाल की अगर मैं बात करूं, इफ अ कार इज इनिशियली एट रेस्ट, is moving with the constant acceleration now, with the acceleration of 2 meter per second square, then what will be its speed after 10 seconds? Suppose अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा
टेंशन फील करते हैं, बट डोंट वरी, ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं और ऐसे सवालों के लिए हमको काइनेमैटिक्स को कैसे समझना है या फिर काइनेमैटिक्स का जो बेस है उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। जस्ट पे अटेंशन, यहां पर ध्यान देना है। सो हम इसको नाम देते हैं काइनेमैटिक्स मेड इजी। सो हमने इसको नाम दिया काइनेमैटिक्स मेड इजी। मैं इसको आपके लिए इजी बनाऊंगा कंपैरेटिवली। हमेशा याद रखिए काइनेमैटिक्स में 5 फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 चीजों के बारे में, कोई भी सम अगर आपके सामने आता है तो आपको 5 चीजों के बारे में स्टडी करनी है, और वो 5 चीजें कौन सी है मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट पे अटेंशन एंड दोस 5 थिंग्स आर, यस, ये है वो 5 चीजें। क्या है? उत्सव। क्या है? उत्सव। वर्ड याद रहेगा ना? अगर उत्सव याद नहीं रहता तो उल्टा याद रखो, वास्तु। ठीक है, दोनों में से कुछ भी याद रखो, आपका काम हो जाएगा। उत्सव, सॉरी व्हाट इज उत्सव? जस्ट पे अटेंशन। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। टी इज टाइम, ये भी हमें पता है। एस इज, नाउ पे अटेंशन, कुछ लोग सोचते हैं एस स्पीड है, गलत, एकदम गलत, सरासर गलत। ठीक है, एस जो है वो स्पीड नहीं है, इट इज डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। व्हाट इज ए? अब कुछ लोग सोचते हैं ए जो है वो एक्सेलरेशन है, करेक्ट, सरासर करेक्ट, ए एक्सेलरेशन है। लेकिन रिमेंबर, जब भी हम काइनेमैटिक्स लगाते हैं उस वक्त जो ए होना चाहिए एक्सेलरेशन, दैट शुड बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक फिक्स एक्सेलरेशन से अगर गाड़ी चल रही है तो आप इसको कैलकुलेशन में ले सकते हो। ठीक है, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेटर बढ़ाते जा रहे हो, तो फिर ये कैलकुलेशंस नहीं आ पाते। उसके लिए फिर आपको थोड़ा हायर डिग्री मैथमेटिक्स यूज करना पड़ता है। सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। And finally, V is what? V is, yes, exactly, it is final velocity. Now, हमेशा याद रखो आप, जब भी आपको ये 5 चीजें समझेंगी, अगर आप गौर से इन 3 इक्वेशंस के ऊपर ध्यान दो तो आपको समझेगा हर एक इक्वेशन में इन 5 में से 4 चीजें मौजूद हैं। सी हियर इट इज VUAT, 4 चीजें हो गई। VUAS, वापस 4 चीजें हो गई। SUTA, टी तो यहां पर भी है ना, मतलब 4 चीजें हो गई, करेक्ट। सो इसका मतलब है इन 5 में से 4 चीजें यहां पर होंगी। अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स ऑफ द इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशन में अगर एक अननोन है और बाकी सब नोन है तो हम वो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इन 4 में से एक अननोन है, सपोज T अननोन है और बाकी के 3 नोन है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, करेक्ट है। इसका क्लियरली मतलब है गोल्डन रूल नंबर 1 फॉर काइनेमैटिक्स, हमेशा कोई भी सम अगर आपके सामने है, इन 5 में से 3 चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कितनी चीजें? 3, बेसिक लेवल पे। इनमें से कोई भी 3 चीजें अगर आपको मिल गई तो दूसरा रूल, इनमें से अप्रोप्रिएट इक्वेशंस लगा के आप बाकी की 2 इक्वेशंस जो है वो इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों की इक्वेशंस या फिर दोनों के आंसर्स आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज काइनेमैटिक्स मेड इजी फॉर यू। आपको इस तरीके से इसके बारे में क्या करना है, सोचना है। सो अब अगर आपके पास ये नॉलेज आ गया है कि सर ये 5 चीजों में से 3 चीजें ढूंढो और फिर यहां से लॉजिक लगाओ और इक्वेशन ले लो। सो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले इक्वेशन बताया था, न्यूमेरिकल बताया था, अब ट्राई करते हैं उसे सॉल्व करने की, करेक्ट है ना? ठीक है, सो जस्ट पे अटेंशन, हम उसको सॉल्व करेंगे यहां पर। मैं रेफरेंस के लिए तीनों इक्वेशंस भी यहां पर लिख के रखता हूं। V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। लिख के रखे मैंने तीनों भी, है ना? तो मेरा जो सम था वो था, इफ अ कार इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब होता है U इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो रेस्ट पे है, U इज इक्वल टू 0, correct, is moving with the constant acceleration of 2 meter per second square. So acceleration दिया है 2 meter per second square. What will be its final speed after 10 seconds? मतलब 10 सेकंड के बाद ऐसे ही चलते रही वो, तो 10 सेकंड के बाद उसका स्पीडोमीटर पे स्पीड कितना दिखाएगा? So what is time? It is 10 सेकंड. And what is velocity? ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, करेक्ट। अब हमने ये लॉजिक लगाना है, ये सब 3 चीजें तो हमें पता है, तो आपने जो बताया था UAT, so it is U
A एंड T, तीनों तो पता है हमें फाइंड आउट करना है V। हम कैसे फाइंड आउट करें? सो आप गौर से इनके बारे में देखो, इन इक्वेशंस में कौन से इक्वेशन में आपको ये चारों चीजें एक साथ मिलेंगी। जस्ट पे अटेंशन, वेरी गुड, पहला वाला ही है ना। सो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सपोज दैट फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। सो सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। व्हाट इज सोल्यूशन? V is equal to U plus AT. So V is equal to U is what? 0 plus AT. A is 2 and T 10. So the answer will be 20 मीटर पर सेकेंड। काम खत्म। अब कुछ लोग सोचते हैं इस सम में, अगर सर आपने ये पूछा होता ना कि 10 सेकेंड में गाड़ी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, हम वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें U मालूम है, T मालूम है, A मालूम है, तो V भी मालूम है, तो क्या हम S नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कौन से इक्वेशन से? दोनों से। आप इससे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, आप इससे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। और मार्क माय वर्ड, दोनों से आंसर एक ही आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ काइनेमैटिक्स, जस्ट पे अटेंशन। फर्स्ट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू U, बट U तो 0 है, सो 0 इंटू T विल बी 0 प्लस हाफ इंटू A का वैल्यू दिया है 2 इंटू T स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इट विल बी 100, 2 will get cancelled and the answer will be S is equal to 100 मीटर। चलो ये भी मिल गया, अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आंसर निकाला है उसको दूसरे इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे। अब ये तो इक्वेशन हमने यूज कर लिया, S is equal to UT plus half AT square। Now let's go with V square is equal to U square plus 2S और देखते हैं कि इसको सेम आंसर आता है या नहीं आता। जस्ट पे अटेंशन। सो अगर हम लेते हैं V square is equal to U square plus 2S, नाउ V हमें पता चल गया है इस सम में कि वो 20 है। सो व्हाट इज 20 का स्क्वायर? वेरी गुड, 400 इज इक्वल टू U स्क्वायर, बट U इज 0, ओके, 2 इंटू A। व्हाट इज एक्सेलरेशन? यस, इट इज 2 इंटू S। व्हाट इज 2 2s आर 4, 4 यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो S मिल जाएगा। व्हाट इज 400 बाय 4? इट इज 100 मीटर अगेन। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ काइनेमैटिक्स, जो आंसर यहां पर वही आंसर यहां पर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप इक्वेशन सही लगा और आंसर गलत है ना। मतलब ये गाड़ी 10 सेकेंड के बाद 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर वो कार हो या ट्रक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा। करेक्ट। सो दिस इज काइनेमैटिक्स। इसका हमने स्टडी किया आज के लेक्चर में। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे तो इसी के आगे वाले पार्ट में स्टडी करेंगे। आपको 11th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर 2 चैप्टर से रिलेटेड है, या फिर हम बात कर सकते हैं काइनेमैटिक्स पूरा ही रिलेट करता है 11th में काफी सारी जगहों पे। मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशनल, मोशन इन अ लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ऐसे नाम है इसके एंट्रेंस में। वहां पर आपको ये चैप्टर जो है या फिर ये जो बेसिक मैंने आज पढ़ाया आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है। सो अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको यही लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी मिलेगा मेरे चैनल के अंडर, सिद्धेश सर फैंटास्टिक फिजिक्स। करेक्ट। आप उसके ऊपर जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ में आ गया, अच्छे से आपको लगा कि यार हमने कोई नई चीज समझी है, तो उस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज मेहनत हो रही है यहाँ पर सिर्फ आपके लिए। जस्ट पे अटेंशन, स्टे होम, स्टे सेफ, और कोरोना में हम हराना है इसको। ठीक है। सो इन दैट केस आपने बहुत अच्छे से स्टडीज भी करना है। जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद हमको स्टडीज करना है और अच्छे से रिजल्ट्स निकालने, उसके लिए हम हेल्प करेंगे आपको। करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन और स्टडीज करते रहो। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने जो काइनेमैटिक्स का स्टडी किया उसको हम थोड़ा सा अब आगे लेके जाएंगे। करेक्ट। और अभी अभी जो हमने सम्स भी स्टडी किए थे उसके थोड़े से आगे के लेवल के सम्स जो आपको जेई के बुक्स के अंदर वगैरह सम में आते हैं। ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए जो सम्स मैं कवर अप करने वाला हूँ वो आपको ऐसे लगेगा कि सर ये बीडीएल है, लेकिन डोंट वरी, मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया कि आप आगे के लेवल के सवाल जो है 11th 12th के लेवल के वो भी बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है। सो फिलहाल के लिए जो ये बुक मैं जिसमें से आपको ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सो ये बुक है। ठीक है। सो इट इज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो लेवल होता है स्कोरिंग इन नीट मेड इजी। नीट मतलब आपका जो होता है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल होता है। ठीक है। उससे थोड़ा सा हायर लेवल का जो होता है वो जेई होता है। अब हमने ऑलरेडी इतनी अच्छी टेक्निक्स जो है वो स्टडी की है कि इसके अंदर के जो कुछ सवाल है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो जस्ट 1 by 1 हम देखेंगे इनके बारे में। जस्ट पे अटेंशन। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड 144 km/h is brought to stop within a distance of 200 meter. How long does it take for the car to stop? Options are A 5 seconds, B 10 seconds, C 15 seconds, D 20 seconds. हेलो, अभी अभी जो सवाल आपने देखा है वो कुछ इस तरीके से, मैं वापस एक बार इसको रीड करता हूं आपके लिए। जस्ट पे अटेंशन। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड
with a speed of 144 km per hour is brought to stop within a distance of 200 meter. How long does it take to car to stop? मतलब उन्होंने क्या किया कि अगर सपोज ये कोई एक रोड है, इसके ऊपर अगर सपोज ये कोई एक कार है, ठीक है ना, करेक्ट। इसका जो इनिशियल स्पीड है, दैट इनिशियल स्पीड v1 इज, या फिर हम इनिशियल स्पीड को जनरली नाम क्या देते हैं, इट इज u. सो u इज 144 kph, दैट इज किलोमीटर पर आवर। वो रुक गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे रुक गई है? इट इज स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। सो क्वेश्चन है कि उसने कितना समय लिया होगा। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि हमें देखना होता है इसके बारे में, उत्सव के बारे में। अगर हम उत्सव की बात करें तो हमारे पास u है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, और हमें जो चाहिए वो है ये टाइम। बट एक प्रॉब्लम है, अगर आप तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस को गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा USV से डायरेक्टली T मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज हर एक इक्वेशन में A तो आता ही है। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना होगा कि आपके पास U है, आपके पास V है, आपके पास S है, और आपने पहले A निकालना चाहिए। सो सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? A की। तो आपने ये देखना चाहिए कि UVS जो हमें पता है और A हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका कोई रिलेशन है क्या? यस, कौन सा रिलेशन है? यस, यस, एग्जैक्टली, इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब डायरेक्टली बेताब होकर हमें सॉल्व नहीं करना है। एक चीज हमें समझनी चाहिए कि भाई v तो 0 है, दैट इज ओके। u जो है वो 144 kph है, तो डायरेक्टली यहां पर 144 kph नहीं डालना है, बिकॉज हमें एमकेस यूनिट के साथ यहां पर रखना है इसे। एमकेस में हमें मीटर और सेकंड देखना पड़ता है। सो किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। आपके पास जो भी नंबर होगा किलोमीटर पर आवर में, उसको सिर्फ 5/18 करना है आपको मल्टीप्लाई, और आपको आंसर मिल जाएगा। ये शायद आपने स्टडी किया भी होगा। सो 18 1s are 18, करेक्ट, एंड 18 8s are 144, करेक्ट। So 8 5s are, it will be 40 मीटर पर सेकेंड इज u। सो 40 हो गया आपका u मीटर पर सेकेंड में, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। व्हाट इज s? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 200, करेक्ट। सो कैन वी से दैट देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, वेरी गुड, इट इज 1600, प्लस 2 इंटू 200 इज 400 इंटू a, करेक्ट। अब ये 400 a को ऐसे ही रखते हैं और 1600 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर 400a इज इक्वल टू माइनस 1600। देयरफॉर व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a इज माइनस 1600 डिवाइड बाय 400। इसका मतलब हमारा जो आंसर है दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें a मिला है। ओके, टेल मी व्हाट इज नेगेटिव साइन शोज इन एक्सेलरेशन? यस, यस, नेगेटिव साइन शोज दैट द स्पीड इज रिड्यूसिंग, एंड अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो ये याद रखना आपने, गोल्डन स्टेटमेंट। इफ a is positive, acceleration is positive, means speed is increasing, and if acceleration is negative, then exactly speed is reducing. So यहाँ पर speed reduce हो रहा है, इसलिए तो रुक गया गाड़ी, है ना। लेकिन हमें अब तक तो a ही मिला। अब हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास s है, हमारे पास a भी है, और हमें चाहिए t। तो ये तो बहुत आसान है, आपके पास दोनों इक्वेशंस है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हो, और आप सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी कर सकते हो। तो आप कौन सा करोगे? एंट्रेंस है, वक्त तो हमारे पास कम है, आंसर हमें चाहिए, सिंपल वाला इक्वेशन यूज करेंगे। इट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो व्हाट इज v? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज u? इट इज 40, प्लस व्हाट इज a? -4 इंटू टी। So it is 0 is equal to 40 plus minus is what? Very good, minus 40, correct? So minus 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 40 is equal to 40. So t is equal to 10 seconds. ये जो है ये आपका सम है, और अगर आपका ऑप्शन देखा जाए तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो ये सम हमने देख लिया अभी। हाँ, तो इसी के जैसा थोड़ा अलग सम अब आगे देखेंगे हम लोग, जस्ट pay attention. A player throws a ball upwards with an initial speed of 30 meter per second. How long does the ball take to return
to the player's hands. Take g is equal to 10 meter per second square. Options are A 3 seconds, B 6 seconds, C 9 seconds and D 12 seconds. हेलो एवरीवन, जो अभी सब आपने देखा वो कुछ इस तरीके से था. मैं आपके लिए वापस एक बार पढ़ रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन. A player throws a ball upwards with an initial speed of 30 meter per second. How long does the ball take to return to the player's hands? तो वापस एक बार प्लेयर के हैंड में आने के लिए उसे कितना समय लगेगा. करेक्ट. सो जस्ट पे अटेंशन. इस सम को हमें कैसे करना है. सपोज यहां पर एक कोई वो प्लेयर है, सपोज ये अपना घनु है, ठीक है ना. तो अगर इसने जो बॉल है उसको अगर ऊपर फेंका, राइट, एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. u इज इक्वल टू he has thrown with the speed of 30 मीटर पर सेकेंड. राइट. क्वेश्चन है कि ऊपर जाके वापस नीचे आने में इसे कितना समय लगेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, जितना समय ऊपर पहुंचने में लगेगा उतना ही समय वापस ऊपर से नीचे आने में भी लगता है जनरली. सो इन दैट केस हम देखेंगे कि इधर पहुंचने के लिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पर जब बॉल पहुंचेगा तो उसको कितना समय लगेगा. उस समय को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. नाउ रिमेंबर, u तो हमें पता है 30 है. दूसरी चीज, हमें उत्सव में से क्या क्या पता है वो अगर देखना है तो हमें u पता है. करेक्ट. हमें टाइम फाइंड आउट करना है. राइट. हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, वी डोंट नो दैट. एक्सेलरेशन पता है क्या. यस. जब हम ऊपर चीजें फेंकते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर चीजें ऊपर जा रही है तो इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, और अगर चीजें नीचे आ रही है तो इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, बिकॉज वो एक्सेलरेशन है. मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है अगर स्पीड बढ़ते जाए. तो आप ही सोचो, अगर आप चीजों को ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, या नीचे छोड़ते हो तो स्पीड बढ़ती जाती है. यस, वेरी गुड. जब आप चीजों को नीचे फेंकते हो या फिर नीचे छोड़ते हो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. इसका क्लियरली मतलब अगर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है मतलब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. मतलब whenever the things are moving in the downward direction, acceleration due to gravity should be taken as positive as the speeds are going on increasing. But whenever you throw anything in upward direction, correct, then its speed goes on reducing. At a certain point it becomes 0. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना है, v is equal to 0. And जो एक्सेलरेशन रहेगा that will be gravity, it should be taken as minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है स्पीड. सो इसका मतलब है आपको u मालूम है, आपको a मालूम है, आपको v मालूम है, और आपको टाइम फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द इक्वेशन. वेरी गुड. It is v is equal to u plus 80, right? What is value of v? It is 0. What is value of u? It is 30. What is value of a? Generally 9.81 होता है, लेकिन हम एंट्रेंस में 10 ले सकते हैं और हमने लिया -10. So -10 into t. So it is 0 is equal to 30 minus 10t. So -10t को इधर ले लेंगे हम. So the 10t is equal to 30. So that time will be equal to 3 सेकेंड. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है. हमें ऑप्शन जो दिए गए वो क्या है, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 12 सेकेंड. लेकिन हमें जो सवाल पूछा गया है वो है कि ऊपर जाने का टाइम नहीं पूछा है, वापस हाथ में कितने समय में आएगा. वो बॉल जो है जब वो फेंकेगा वापस हाथ में कितने समय में आएगा. तो जाने के लिए जो टाइम लगा है वो अगर 3 सेकेंड है तो वापस आने के लिए भी 3 सेकेंड लगेगा. व्हाट इज 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड. वेरी गुड. इट इज 6 सेकेंड. और जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. राइट. सो ये जो असेंड होता है, मतलब जो ऊपर जाती है चीजें, उसे बोला जाता है असेंड. तो जितना टाइम ऑफ असेंड होता है उतना ही होता है टाइम ऑफ डिसेंड, मतलब नीचे आने वाला टाइम. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक योर आंसर इज बी. थैंक यू सो मच.